बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 माह के बाद बिलाखिर वो कर दिखाया जिसका इंतज़ार था, और ये इंतखाबात केस जो 14 मई इंतखाबात केस था और उसके बाद तौहीन अदालत की जो कार्रवाई शुरू होनी थी उस वक्त के तमाम बड़े अहदेदारों के ख़िलाफ़, हुकूमती अहदेदारों के ख़िलाफ़, और ये बड़े अरसे से मामला पेंडिंग जा रहा था। और उमर अता बंदयाल साहब जैसे जैसे उनकी रिटायरमेंट करीब आ रही है उनकी बंदयाल स्पीड तेज़ होती जा रही है, और यही वजह है कि अहम केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी धुआंधार ख़बर सामने आई है और वो है 14 मई इंतखाबात के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की थी, नज़रसानी की, और उस पर चूँकि मामला अदालत में था, अदालत इस सारे मामले को देख रही थी और रिव्यू एक्ट आ गया था जिसकी वजह से मामला डिले का शिकार हो गया था। अब उस रिव्यू एक्ट के डिले को चूँकि उड़ा दिया गया था, कलअदम करार दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब कोई ऐसा बहाना नहीं बचा था। बड़े अहदेदारान, शहबाज शरीफ और उस वक्त के जितने भी अफसरान थे उसमें सिकंदर सुल्तान राजा भी और बाकी भी, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो जजमेंट पास की है, जो 14 मई इंतखाबात के हवाले से तहरीरी फ़ैसला सामने आया है, उसमें जहाँ वफाकी हुकूमत की बदनीयती साबित की है सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े की है, वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीयती भी वाज़े की गई है। अहम तफसीलात हैं, अहम फ़ैसला, अहम डेवलपमेंट सामने आई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे तोशा खाना मामला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग था, वफाकी हुकूमत को सुबकी उठाना पड़ी है, मुँह की खानी पड़ी है, अपना केस खारिज करवाना पड़ा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ इमरान खान का साइफर मुकदमे में जो जेल ट्रायल शुरू किया जाना है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या आइन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश है या नहीं है। और साथ एक सीनियर अहदेदार को ओहदे से हटाया गया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ एक जो तौहीन आमेज़ मुहिम के हवाले से चीज़ें गर्दिश कर रही थीं। अब उस पर यह कहा गया है कि पहले वफाकी हुकूमत, निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से और जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उसकी जानिब से एक ट्वीट जारी किया जाता है कि आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ जो मुहिम है वो इंतहाई गलत है और उसकी मजम्मत की गई थी और कार्रवाई का कहा गया था। फिर वो ट्वीट डिलीट हो जाता है, वो अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। बहुत ज़्यादा तनकीद होती है कि आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ख्याल तो नहीं आता, लेकिन आप क्यों सिलेक्टिव चीज़ें देख रहे हैं। अगर तो आपने तौहीन अदालत पर या तौहीन अमेज़ कार्रवाई पर ही कार्रवाई करनी है तो आप फिर कार्रवाई करें। जो उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ कल भी पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ और तमाम जो क़यादत है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ बातें कर रही थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि फिर वही हुआ, वफाकी हुकूमत की जानिब से FIA की एक JIT बनाई गई है आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम और ट्रोलिंग की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई है। वजारत दाखिला से, निगरान वजारत दाखिला से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि वफाकी तहकीकाती इदारा साइबर क्राइम के डायरेक्टर JIT के सरबराह होंगे और टीम में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB और इस्लामाबाद पुलिस के एक अफसर भी शामिल होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया कि JIT के लिए FIA हेडक्वार्टर ताउन फराहम करेगा और तहकीकात की इब्तदाई रिपोर्ट 15 रोज़ में वजारत दाखिला में जमा करवाई जाएगी। हुकाम की जानिब से सोशल मीडिया मुहिम का हिस्सा बनने वाले किसी मखसूस अकाउंट या पोस्ट का हवाला नहीं दिया गया। ताहम रिपोर्ट के मुताबिक वजारत कानून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका ज़िम्मेदार करार दिया है और इस बुनियाद पर यह कार्रवाई शुरू की गई है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हों या कोई भी जज हो, आप जज से इख्तलाफ कर सकते हैं, जज के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ जो कार्रवाई है या मुहिम है वो आप नहीं चला सकते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सिलेक्टिव क्यों है। अगर तो आपने करनी थी तो आप कहते जजेस के ख़िलाफ़, उसमें जो मज़ार नकवी साहब के ख़िलाफ़ हो रहा है, जो उसमें बाबर सत्तार साहब के ख़िलाफ़ होता रहा, जो उसमें 3 रुकनी बेंच अभी फिर शुरू हो जाएंगे, इंतखाबात केस चूँकि दोबारा खड़ा हो गया तो ये फिर शुरू हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये समझता हूँ, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, जब आर्टिकल 204 के तहत उनके पास खुद तौहीन अदालत की कार्रवाई का हक़ मौजूद है और सिवाय अदालत के तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, तो फिर इस तरह का JIT बनाना और ये सारी चीज़ें
ये निगरान हुकूमत के दायरा अख्तियार से बाहर हैं। लेकिन आपने देखा कि ये 16 माह की पॉलिसीज़ हैं जिसका तसलसल है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से ये JIT बनाना और इमरान खान का साइफ़र तहकीकात के लिए हुक्मनामा जारी करना कि इमरान खान का ट्रायल जेल में ही होगा। मैं हैरान होता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वजारत दाखिला की जानिब से कि ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स एज़ कन्वेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वाइड लेटर नंबर, जब इमरान खान पहले हर रोज़ अदालतों में पेश होते थे सिक्योरिटी नहीं थी, सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं थे, हर अदालत में उनको पेश होने का कहा जाता था। और आज जब वो जेल में हैं और उनका चेहरा कौम को नहीं दिखाना चाहते, उनकी एक तस्वीर से उनको पता है कि सोशल मीडिया पर और पूरी कौम में एक नई लहर दौड़ जाएगी, तो इन्होंने क्या फ़ैसला किया है कि जेल ट्रायल होगा। और मैं हैरान हूँ कि अभी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी इन्वेस्टिगेशन का मरहला जारी है। इसमें अबूरी ज़मानत पर हैं असद उमर, इसमें शाह महमूद कुरैशी जिस्मानी रिमांड पर हैं। जिस्मानी रिमांड होता ही तब है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तो दौरान तफ्तीश कौन सा ट्रायल है जिसके लिए जज साहब की जो अदालत है अबुल असनाद साहब की, वो आपने जज साहब आज तशरीफ़ ले जाएंगे जेल अटक में। तो फिर इस तरीके से तो इमरान खान के खिलाफ 150 केसेस हैं, फिर 150 जजेस अटक जेल जाया करेंगे। तो फिर इसका मतलब है जजेस को आप जेल में लेके जा रहे हैं। तो अभी तो ट्रायल था नहीं, अभी तो जो मामला है वो अंडर ट्रायल है और अभी तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है, अभी तो चालान नहीं जमा हुआ और कहा गया जी कि ट्रायल जेल में होगा और उसके लिए अबुल असनाद साहब जेल में जाएंगे। तो आप सही बताएं ना कि रिमांड होना है और उस रिमांड के लिए आप जेल में जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है वो रिमांड क्या होगा, वो वहीं जेल में ही रहेंगे। जब आप उनको अदालत में नहीं पेश करते तो FIA हेडक्वार्टर कैसे मुंतकिल करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक मामला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको रद्द कर चुकी है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मज़ीद दूरियाँ पैदा करेंगी। और हमें लगता था कि शायद गैर जानिबदार सेटअप आएगा, आइन और कानून के तहत चीज़ें चलेंगी, लेकिन वही तसलसल है जो 16 माह की पॉलिसीज़ थी उन्हीं का ही तसलसल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात तो करवाने नहीं हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी के जो ओहदेदारान और अफसरान हैं वो तैनात किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जमान की जानिब से अलामिया के मुताबिक नदीम असलम चौधरी गैर जानिबदारी के साथ काम नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनको ओहदे पर रहना मुमकिन नहीं है। अगर ये गैर जानिबदारी देखनी है तो आपका पूरा निगरान सेटअप ही जाता है और आपका पूरा इलेक्शन कमीशन का सेटअप ही जाता है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को अहकाम जारी कर दिए और मज़कूरा अहकाम सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने जारी किए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मौजूदा हालात में आज़ादाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद की ज़रूरत है। तारीख देते कोई नहीं है, शफाफ और मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का कह के पिछले ये 7 माह से निगरान हुकूमतें अपनी मर्ज़ी की चला रहे हैं। कहते हैं जी कि मौजूदा हालात में आज़ादाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद की ज़रूरत है। इस अहम ज़िम्मेदारी से होता बरा होने के लिए पेशा वर और गैर जानिबदार अफसरान की ज़रूरत है। 6 माह बाद पता चला मौजूदा चीफ सेक्रेटरी KP के इलेक्शन कमीशन को दरकार मुआवनत फराम करने के काबिल नहीं है। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी KP के नदीम असलम चौधरी को तब्दील करके मुनासिब और तजुर्बाकार अफसर की तैनाती की जाए। वो अब जानते हैं कि मुनासिब से क्या मुराद है और तजुर्बाकार से क्या मुराद है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही ने दरख्वास्त दायर की थी कि मेरा जो फ़ैसला था उस पर अमल दरामद किया जाए। जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने कहा था कि परवेज़ इलाही को किसी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं करना, लेकिन पहले 1 महीना 3 MPO के तहत गिरफ़्तार किए रखा और अब नैब के केस में दोबारा 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। तो उसके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में चूँकि जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब का फ़ैसला बहाल हो गया था तो उस पर इन्होंने अमल दरामद की दरख्वास्त दायर की थी और ऑब्जेक्शन लगा था। उस ऑब्जेक्शन को कल जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने रिमूव कर दिया है और आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर ने एतराज़ात ख़त्म करने पर कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ कानूनी है, उसको ख़त्म ना किया जाए। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने कहा कि आप जुडिशल साइड पर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार ना करने के फ़ैसले पर अमल दरामद और नैब गिरफ़्तारी को कलअदम करार देने के मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। वो जज समाअत करेगा, उस केस में समाअत करेगा जिस जज ने परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी से रोका था और फिर ये इंट्रा कोर्ट अपील में गए थे। उस जज को दरख्वास्त दी गई है कि हर सूरत जो है वो इनकी गिरफ़्तारी को कलअदम करार दिया जाए और
अमल दरामद करवाया जाए उस फैसले पर। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमात इस्लामी ने भी 90 रोज़ इंतखाबात के लिए रजू कर लिया है। दरख्वास्त में कहा गया कि असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात का आइनी मुद्दत में इनकाद ज़रूरी है। साबका हुकूमत ने मरदमशुमारी शाया करने का फैसला बदनीयती की बुनियाद पर किया। नवंबर में होने वाले इंतखाबात मज़ीद तख़ीर का शिकार हुए तो इनकी खिलाफ वर्जी होगी। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए। तमाम सरकारी इदारों को हुक्म दिया जाए कि इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मुआवनत करें। जमात इस्लामी ने बतौर जमात भी दरख्वास्त दायर कर दी है। जबकि दूसरी जानिब तोशा खाना जो केस था जिसमें ये लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि तोशा खाना की जो नीलामी है वो खसूसी लोगों में नहीं होनी चाहिए बल्कि वो आम लोगों में भी हो और जो सबसे ज़्यादा बोली दे उसको ही वो तोशा खाना का गिफ्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये सारा कुछ ब्यूरोक्रेसी खुद ही वहाँ पे अपनी जो एक करके, एक तो वो थे ना जो तहफ़ खुद हेड ऑफ़ द स्टेट या कोई बड़ा अहदेदार खुद जिसको मिलता है तो उसके पास हक़ होता है कि वो रख ले। एक वो तहफ़ हैं जो बाकी मिलते हैं जो तोशा खाना में जमा करवाए जाते हैं और बाद में फिर उनको किया जाता है, नीलामी होती है और वो ब्यूरोक्रेट्स ही अफसरान ही रख लेते हैं। उस पर फिर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप जर्नल नीलामी करें, आम आदमी को भी जो ज़्यादा पैसे दे वो तोशा खाना का तोहफ़ा रख सकता है। तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील की वफाकी हुकूमत ने कि लाहौर हाई कोर्ट का ये जो फ़ैसला है कि मखसूस नीलामी का सारा तरीक़ाकार नहीं होना चाहिए बल्कि आम लोगों को भी इसका फ़ायदा होना चाहिए। उस पर फिर समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की अपील पर जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब की सरबराही में अतर मिनल्ला साहब भी साथ थे। सुप्रीम कोर्ट में समाअत डिप्टी अटॉर्नी जनरल मलिक जावेद ने बताया कि तोशा खाना तहफ़ के हवाले से नया कानून तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान के पास मौजूद है। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने रिमार्क किया कि कानून बेशक नया बन जाए, हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा। हाई कोर्ट ने करार दिया कि तोशा खाना तहफ़ अवामी मलकियत हैं, अवामी मलकियत के हामिल तहफ़ की नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। तहफ़ अवामी मलकियत हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि सिर्फ मखसूस अफराद ही ख़रीद सकें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है, सबसे ज़्यादा बोली देने वाला ही तोहफ़ा ख़रीदने का हकदार हो सकता है। वफाकी हुकूमत ने तोशा खाना केस में हाई कोर्ट अहकामात के ख़िलाफ़ दायर अपील वापस ले ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तोशा खाना नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि रूल्स पर ना जाएं, तोशा ये रूल्स इन्होंने बनाए थे जो मौजूदा हुकूमत थी PDM की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा रूल्स पर ना जाएं, तोशा खाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी आप उठा चुके हैं। रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे कि किस कानून के तहत कवायद बनाए हैं। कवायद की बात रहने दें, अपील वापस ले रहे हैं तो ऐसे ही लें। उस पर फिर अदम बसीगा वापसी खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत की अपील को और वफाकी हुकूमत की अपील को उड़ा दिया है। दूसरी जानिब 2 माह के बाद 19 जून को लास्ट समाअत हुई थी। ये 14 मई को इंतखाबात ना हुए। 15 मई को इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी 4 अप्रैल के फैसले के ख़िलाफ़। उस पर समाअत मुकम्मल होने वाली थी कि ये रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट ले आए और फिर उस पर समाअत शुरू हो गई। फिर वो उसको कलअदम करार दिया। चूँकि ये रिव्यू खारिज होगा तो साथ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 माह के बाद 19 जून को लास्ट समाअत हुई थी, तकरीबन 2.5 माह हो गए। उसके बाद अब समाअत को 31 अगस्त जुमेरात के लिए मुकर्रर कर दी है। कल के लिए द फॉलोइंग केस आर फिक्स फॉर हियरिंग बिफोर द कोर्ट एट इस्लामाबाद। 31 अगस्त 9 बजे सुबह। बेंच कौन सा है? जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जस्टिस एजाज़ुल हसन और मुनीब अख्तर। और इसमें जो ऑर्डर जारी किया गया कॉज लिस्ट में, नो एप्लीकेशन फॉर एडजर्नमेंट थ्रू फैक्स ईमेल विल बी प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट, कि कोई अगर इल्तवा की दरख्वास्त दी जाती है उसको कबूल नहीं किया जाएगा। इफ़ एनी कौंसल इज़ अनेबल टू अपेयर फॉर एनी रीज़न, अगर कोई वकील पेश होने के लिए वो नहीं पेश हो सकता कोई किसी वजह से, द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विल बी रिक्वायर्ड टू आर्गू द केस, तो फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो अदालत में मौजूद होता है वही केस के ऊपर आर्गूमेंट करेगा और केस उसी को सुन के डिसाइड कर दिया जाएगा। नो एडजर्नमेंट ऑन एनी ग्राउंड विल बी ग्रांटेड। ये कॉज लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मनामा जारी कर दिया, कोई तारीख नहीं होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई दरख्वास्त नहीं मंजूर होगी, किसी भी ग्राउंड पर किसी तरह की एडजर्नमेंट नहीं दी जाएगी और केस को कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का चूँकि बहस मुकम्मल हो चुकी है, इसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी अपने दलाइल दे चुके हैं। मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उमर अता बंदयाल साहब जाते जाते इनका पक्का इलाज करके जा रहे हैं। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।